ये सिलेबस है, इसमें तुम्हारे 4 यूनिट है, बराबर। अब 4 यूनिट में जो सबसे पहला यूनिट है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, थियरी ज़्यादा है, सम भी ज़्यादा है। और ये समझो कि तुम्हारी 11th और 12th स्टैंडर्ड की जो बुक है ना उसका मिक्सचर है। दूसरी बात करें अपने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, सहसंबंधांक और नियत सहसंबंधांक, एग्जैक्टली सेम चैप्टर, खाली 2 सम एक्स्ट्रा है, पर एक पॉइंट पिछले साल से ऐड किया है। इसके बाद है थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में लास्ट ईयर बायस थ्योरम नहीं था, अब इस साल ऐड करे तो हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 4 चीजें हैं। एक तो रैंडम वेरिएबल, और एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ना 3 चीजें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूस यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दो अलग है। डिस्क्रीट में 2 है, बाइनोमियल और पोजीशन, और कंटिन्यूस में नॉर्मल। अपने पहले फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर बैकअप के लिए अपने चौथा यूनिट पहले कंप्लीट कर लेंगे, फोर्थ यूनिट, फिर सेकंड यूनिट में स्टार्ट करूंगा। क्योंकि सेकंड यूनिट ऐसा है ना कि एकदम फ्रेश माइंड में कोरिलेशन आर फाइंड आउट करना, बराबर, एंड सिग्मा यू यूवी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी वाली सेम फॉर्मूला उसके अंदर जाएगी। सिर्फ जो 2 मेथड अलग है उसको अपने सीख लेना है खाली एक्स्ट्रा में। ये सब भी जो चीज़ें हैं ना तुम्हारे सामने, वो सारी चीज़ें, इसमें से कुछ आगे थियरी है। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। जरा ध्यान देना इसके अंदर, क्योंकि ये ना एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 25 मार्क के एमसीक्यू है ना, इसमें से समझो कि ये जो क्वेश्चन मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, इसमें से 2 से 3 एमसीक्यू तो इसमें से आएंगे, बराबर। लास्ट इन्होंने कैसे पेपर स्टाइल रखी थी, वो पेपर भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा सेकंड यूनिट के साथ में। 2 अलग अलग पेपर में आपको भेजूंगा। एक पेपर है ना, अभी जो एटीकेटी की एग्जाम हुई थी ना उसका भी है, और पिछले साल जो मेन एग्जाम थी उसका भी है। तो अब आपके पास मिड सेम का भी पेपर होगा और एंड सेम का भी पेपर होगा, 2 अलग अलग पेपर। अब यहाँ देखें इंट्रोडक्शन। द व्यूज कॉमनली हेल्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमरस। न्यूमरस यानी एक से ज्यादा नंबर में, उसको न्यूमरस बोला जाता है, मल्टीपल, बट ऑफन इनकम्प्लीट। तो अपने जो भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में सोचते हैं वो नंबर्स के अंदर सोचते हैं, और लार्ज नंबर में होते ही, और साथ में ये इनकम्प्लीट यानी अधूरे होते हैं। इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग लार्जली ऑन इट्स यूज। जैसे फॉर अ क्रिकेट फैन, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या, कि वो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या समझते हैं। स्टैटिस्टिक का मतलब ये समझते हैं कि किसी क्रिकेटर ने कितने रन स्कोर किए, ये सिर्फ इसके अंदर आता है। तो हमारे लिए स्टैटिस्टिकल में नंबर, क्रिकेटर, क्रिकेट फैन के लिए क्रिकेटर ने कितने रन स्कोर किए वो आता है। लेकिन कोई अगर एनवायरमेंटलिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणविद, यानी जो एनवायरमेंट के बारे में सोचने वाला, उसके लिए क्या जरूरी है, तो पोल्यूशन कितना है, प्रदूषण, राइट, इनटू एटमॉस्फेयर बाय ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल इन डिफरेंट सिटी। तो अलग अलग सिटी में कितना पोल्यूशन होता है वो देखा जाएगा। फिर सेंसस डिपार्टमेंट, सेंसस यानी जो पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं ना, वस्ती गणतरी, उसको सेंसस बोला जाता है, पॉपुलेशन काउंटिंग करने वाले को। स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बर्थ रेट पर थाउजेंड एंड द सेक्स रेशियो इन डिफरेंट स्टेट्स। पहले क्या बताया गया, बर्थ रेट यानी जन्म दर, और दूसरा सेक्स रेशियो का मतलब फीमेल और मेल के बीच में कितना डिफरेंस है। फीमेल मेल रेशियो लास्ट ईयर था, राइट ना। फीमेल मेल रेशियो गुजरात में कितना है, अपने पढ़ा था 933। 933 हमने पढ़ा था, यानी 1000 मेल के सामने 933 फीमेल से। तो ये सेंसस डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है। और शेयर ब्रोकर, जो प्राइसेस में चेंजेस आते हैं ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो देखा जाता है। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय क्रॉक्सटन एंड काउडेन। दे हैव डिफाइंड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस का मतलब क्या, 2 अलग अलग सेंस, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर याद, जैसे पढ़ने में डिफिकल्ट लगती है ना, याद करने में इतनी इजी है। देखो इसका मतलब सिंगुलर सेंस में
इसका मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड खाली एक चीज बता दी कि मेथड कौन सी, बस सिंगुलर यानी एक। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सन एंड काउडन, स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन। सबसे पहले क्या लिखा है, डेटा कलेक्ट करो, पहले कलेक्ट करो, स्टेप वाइज जाओ, समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। पहले डेटा कलेक्ट करो, दूसरा उसका एनालिसिस यानी पृथक्करण, मतलब समझो डेटा क्या है वो, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करो, मतलब लोगों को समझाओ। कलेक्ट करो, इसके बाद में एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो, तीन चीजें। पर किसके बारे में, यहाँ लिखा है सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर वाली डेटा, क्वालिटी नहीं, खाली क्वांटिटी। बराबर। तो द डेफिनेशन हैज पॉइंटेड आउट 4 स्टेजेस, 4 अलग अलग स्टेजेस है। तो हम अगर बात करें टू विच वन और मोर स्टेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा राइटली डिजर्व्स टू बी एडेड, यानी इसके अंदर एक जो ऐड करना है वो क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाला। अकॉर्डिंगली स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड इज द साइंस ऑफ, पहले आता है कलेक्टिंग, पहले आता है कलेक्टिंग, पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। दूसरा लिखा है इसको ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज करो मतलब नहीं अपने बार डायग्राम से बार, सॉरी बार डायग्राम नहीं, टैली बार करते थे, 1 2 3 4 फिर 5वां क्रॉस करना, ये जो है ना वो उसको ऑर्गेनाइज करना, कौन से डेटा में कौन सी जगह पे आएगा वो, फिर उसको प्रेजेंट करना, उसको प्रेजेंट करना किसी जगह पे उसको रखना, और उसके बाद में आता है उसको एनालाइज करना एंड इंटरप्रेट करना। एनालाइज में बता चुका यानी उसको समझना, और इंटरप्रेटिंग यानी उसको समझाना, जिससे हम क्या कर पाए, बेटर डिसीजन मेकिंग यानी अच्छी तरह से सही डिसीजन ले पाए, ये हमारे लिए जरूरी बनता है। अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स ब्रॉडली फॉल इनटू द कैटेगरीज, फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। एक आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और दूसरा आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। नाम भी देखो खतरनाक खतरनाक है, बराबर है? पर बहुत सिंपल है ये, समझ लोगे ने तो बहुत आसान है, अगर ना समझे तो इसका मतलब ये तुम गए जिसके अंदर कंप्लीटली। अब आगे देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड statistical methods involving the collection, presentation and characterization of a set of data in order to describe the various features of that set of data। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब समझो। डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना मतलब उसका एक्सप्लेनेशन देना, मतलब तुम जब ऐसे लिखते हो ना तो तुम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो। कोई पूछे कि वो आदमी दिखने में कैसा था तो तुम उसका डिस्क्रिप्शन देते हो, ये डिस्क्रिप्टिव हुआ, समझे? तो डिस्क्राइब करना मतलब उसको, इसकी शक्ल कैसी थी, उसने कपड़े कौन से पहने हुए थे, ये सब अगर डिस्क्राइब करो वो। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ये बताया गया है कि सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे डेटा को, उसके बाद में उसको प्रेजेंट करेंगे, और उसका कैरेक्टराइजेशन मतलब ये किस तरह की डेटा है वो समझने की ट्राई करेंगे। कैरेक्टराइजेशन मतलब उसका उसके लक्षण बोलते हैं ना, तो कैरेक्टराइजेशन की जगह पे लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण, बराबर। तो हम उसके फीचर्स मतलब, उसके फीचर्स मतलब उसके गुण जानना चाहते हैं कि डेटा कैसा है। फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब जजमेंट बनाना, इन्फरेंस यानी जजमेंट, पर जजमेंट हमेशा कैसे होता है, किसी के बारे में समझ लेना, बराबर है? जैसे कि किसी ने अगर समझो तुमको मार्कशीट दिखाई कि उसके 79% है, तुम बोलोगे यार एवरेज से ऊपर होशियार है, होशियार है, बराबर। कोई बोले 89% तो बोलोगे होशियार है, बोले 95 बहुत होशियार है। ये जजमेंट बना लिया तुमने, उसको उसको पूछा नहीं तुमने, उसको कोई सवाल नहीं किया, खाली उसके मार्कशीट के ऊपर से तुमने क्या देख लिया, उसका इन्फरेंस मतलब उसका जजमेंट तुमने बना लिया। Inferential statistics include statistical methods which facilitate estimating the characteristics of a population or making decision concerning, यानी वो क्या करता है, फैसिलिटेट। और आगे आया ना देखो, मैंने इन्फरेंशियल क्या बताया, जजमेंट, एस्टिमेट है ना, क्या वर्ड लिखा है, एस्टिमेट। तो ये एस्टिमेट वर्ड किसके लिए आता है, इन्फरेंशियल के लिए आता है। और खाली कैरेक्टराइजेशन आए ना, क्या तो फीचर्स ढूंढना उसके, वो किसके लिए आता है, डिस्क्रिप्टिव के लिए आता है। सीधा सीधा डिफरेंस तुम्हारे सामने है। तो facilitate estimating the characteristic of a population or making decisions concerning a population on the basis of sample result। मतलब मैं, अब देखो समझने की बात है, मैंने क्या देखा, मेरे मेरे पास 5 लाख बल्ब है जो मुझे बेचने, तो मैं टेस्ट 5 लाख को तो नहीं कर सकता। मैं उसमें से एक सैंपल सिलेक्ट करूंगा कि 10 बल्ब मैंने उसमें से लिए, और 10 बल्ब को मैंने टेस्ट किया कि ये बल्ब कितने साल तक चलेंगे, उसके लिए अलग मेथड आती है। तो मैं खाली सैंपल को टेस्ट करने के बाद ये चेक करता हूँ कि भाई उस पूरे लॉट के अंदर यानी 5 लाख के लॉट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है,
उसको खाली जज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ऐसा है कि जैसे तुम्हारा ब्लड सैंपल लेके आपके लिए लैब रिपोर्ट जो बनाया जाता है उसके अंदर आपकी बीमारी पकड़ में आ जाती है, पूरा खून नहीं निकाल लिया जाता, अपने खाली एक सैंपल लेते हैं और उस ब्लड सैंपल के अंदर से अपने ये जज करते हैं कि तुमको कौन सी बीमारी है। समझे ना, ये एस्टिमेट करना हुआ, लेकिन एक सैंपल के ऊपर से पूरे पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जाता है। समझ में आई बात? तो डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, सिर्फ डेटा को कलेक्ट करो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, जबकि इन्फरेंशियल में क्या आता है, उसका एस्टिमेट करो कि हमारे पास पूरा सैंपल है लेकिन जो पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम सैंपल के ऊपर से डिसाइड करेंगे। समझ में बात आई? क्लियर? ओके। अब देखो टाइप्स ऑफ डेटा, ये सिंपल वाला है। एक क्वालिटेटिव डेटा है और दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा यानी क्वालिटी। अब ये पूछा जाएगा आपको एमसीक्यू के अंदर, जो ऊपर मैंने दो चीजें बताई ना वो भी एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, टिक करते जाने का, कोई चीज बाकी नहीं रहनी। बात समझो कि मैं तुमको जो पैम्फलेट दूंगा ने, इसके सेकंड वाले, इसका है ना एक लास्ट आर रिवीजन वाला पैम्फलेट दूंगा, वो पर तुमको अपने तकत रखने का, और वो मैं तुमको तब दूंगा जब आपकी एमसीक्यू की एग्जाम होगी। इसमें 2 यूनिट की समरी होगी, थियोरी इतनी सारी याद करने कब बैठे। तो मैंने उसमें से जहाँ जहाँ पे तुम्हारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं ना उसको निकाले हुए हैं, बराबर। और उस पॉइंट को आपको बराबर से पढ़ जाना, क्योंकि थियोरी इतनी सारी याद करना, तुम अगर 38 पेज का पैम्फलेट है तो छेल्ले 4 पेज छोड़ के बाकी थियोरी है, सबकी सब थियोरी है, तो इतनी सब याद कैसे कर पाएंगे। तो अपने को याद किस लिए करनी है थियरी, खाली एमसीक्यू के लिए। तो एमसीक्यू के लिए तो समझना जरूरी है ना, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ कि तुम जब एग्जाम के टाइम पे लेके बैठो ने, तो अगर तुमको कोई समझ में ना आए तो तुमको टॉपिक वाइज उसके रिकॉर्डिंग मिलेंगे। समझे? अब यहाँ क्वालिटेटिव फिनोमेना, फिनोमेना यानी कंसेप्ट, फिनोमेना कंसेप्ट, फिनोमेना का प्लूरल होता है फिनोमेनन, फिनोमेना एक को बोला जाता है, फिनोमेनन प्लूरल यानी बहुवचन को बोला जाता है। विच आर नॉट कैपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, जैसे ऑनेस्टी, किसी की प्रामाणिकता कैसे मेजर करोगे, 4 या 5 ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हो। उसी तरह से ब्यूटी, उसको भी मेजर नहीं कर सकते अपने, एम्प्लॉयमेंट को मेजर नहीं कर सकते, और इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते, तुम्हारे ऑक्यूपेशन। इसके बाद में सेक्स यानी मतलब मेल एक फीमेल ऐसा नहीं होता, यानी तुम्हारे अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक कितना ऐसा थोड़ा बोलेगे, पूरा का पूरा आदमी पुरुष है तो पुरुष है, बराबर नहीं। फिर लिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई कितनी की है तुमने, ये देखना। आर टर्म इज क्वालिटेटिव डेटा, याद रखना ये एमसीक्यू में आएगा कि कौन से में से ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव डेटा। ये क्वांटिटी में नहीं आता, ये क्वालिटी है। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू में आएगा। एट्रीब्यूट यानी जिसके कैरेक्टरिस्टिक तुमको पता चल सकते हैं, जिसके नंबर नहीं पता चल सकते, उसको अपने क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। For example, population has two classes like presence and absence, male and female, honest and dishonest, employed and unemployed, beautiful और not beautiful। तो देखो यहाँ पे पॉपुलेशन के 2 क्लासेस हुए ना, इसमें मेल फीमेल अलग से हो गया। इसी तरह से देखो इंटेलिजेंस, उसको मोर देन 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो। खाली पहले लिखो जीनियस यानी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, आगे मैं एग्जांपल दे चुका तुमको, बराबर। फिर उसके बाद में हाईली इंटेलिजेंट, अकलमंद है, बराबर। फिर एवरेज इंटेलिजेंट, ठीक ठाक, बिलो एवरेज, समझ नहीं पा रहा हो, डल यानी मतलब समझ में नहीं आता खुद भी उसको। तो ये 5 कैटेगरी में उसको अपने क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और अगर अपने 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर और उसको सब क्लासेस के अंदर डिवाइड करे, सब यानी उसके अंदर पेटा वर्गीकरण, बराबर नहीं, मेन वर्गीकरण जिन्हें आपने कही है, मुख्य वर्गीकरण, पेटा वर्गीकरण। तो जो मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर डिवाइड किया, उसके अंदर वापिस आता है स्मोकर नॉन स्मोकर, और स्मोकर में हिंदू नॉन हिंदू, नॉन स्मोकर में वापिस नॉन हिंदू हिंदू, ये आएगा। तो इसी तरह से फीमेल के अंदर, तो हम इसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जिसकी एट्रीब्यूट यानी कैरेक्टरिस्टिक, राइट। समझ में आया ये? इसमें क्वांटिटेटिव में, सॉरी क्वालिटेटिव में क्या आता है, जिसको मेजर नहीं कर सकते यानी जिन्हें मापी ना सकाय, અને જેને સેના અંદર ખાલી લખી શકાય, સારું કે ખરાબ ને અંદર લખી શકાય। अब quantitative data, if the data are classified on the basis of phenomenon which is capable of
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट लाइक एज, अब एज कोई पूछे तो तुम ऐसा थोड़ा बोलोगे बहुत ज्यादा है, नहीं, अपने क्या बोलेंगे 17 साल, 18 साल, 19 साल, जो भी एज होगी वो अपने बोलेंगे, नंबर में बोलेंगे तो एज। उसके बाद में हाइट, तो तुम्हारी हाइट कितनी, तुम्हारा वेट कितना, प्राइसेस, कोई चीज की किसी की इसकी कीमत क्या है वो, प्रोडक्शन कितना हुआ, किसी की इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना होता है, सेल्स और प्रॉफिट एक्सेट्रा आर कॉल क्वांटिटेटिव डेटा। द क्वांटिटेटिव फेनोमेनन अंडर स्टडी उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, अंडरलाइन करो। बराबर ना, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल मतलब जो हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होगा, तुम्हारी हाइट अलग, इसकी हाइट अलग, सबकी हाइट अलग अलग होती, तो वेरिएबल जो बदलता रहता है वो वेरिएबल। बराबर ना, दोज वेरिएबल्स विच कैन, अब इसमें वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट को दूसरे वर्ड में अपने डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। अब दोज वेरिएबल्स विच कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, इंटीग्रल एज वेल एज फंक्शनल, फ्रैक्शनल। इंटीग्रल मतलब पूर्ण संख्या અને फ्रैक्शनल मतलब अपूर्ण संख्या, જેને આપણે फ्रैक्शन कहिए ने 1/3 दैट इज फ्रैक्शनल, लेकिन चार जो है उन्होंने इंटीग्रल है, जिसको इंटीजर्स बोलते हैं अपने। बराबर नहीं, इन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज आर टर्म्ड एज कंटिन्यूअस वेरिएबल। आपके पास रेंज होती है, रेंज है मतलब तुम क्लास लिखते हो ना 0 to 10, तो आपके पास रेंज है 0 से लेके 10 तक, या तो 0 से 100, 100 से 200, ये क्लास एक रेंज के अंदर डेटा आती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस अपने बोलेंगे। समझ में बात आई, क्या लिखा है इसके अंदर, कि इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज देखी जाती है, उसमें एक रेंज होती है, और रेंज के अंदर अगर स्पेसिफाइड रेंज वर्ड आए ना, अंडरलाइन करो स्पेसिफाइड रेंज को, ये अगर रेंज वर्ड है तो समझ जाना ये कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल, द एज ऑफ स्कूल इन अ स्कूल, एज ऑफ स्टूडेंट सॉरी इन अ स्कूल, जैसे नर्सरी टू हायर सेकेंडरी, इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि अपने अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज है। बराबर है, स्टूडेंट के स्कूल के अंदर कितनी एज होती है, तो अपने ऐसा बोलेंगे कि अगर नर्सरी के अंदर है तो कौन सी एज के ग्रुप के लोग होंगे, और अगर समझो कि सेकंड प्राइमरी के अंदर है तो कौन सा, सेकेंडरी में कौन सा एज ग्रुप, और हायर सेकेंडरी में कौन सा एज ग्रुप, तो अलग अलग एज ग्रुप एक साथ में नहीं लिखते अपने, खाली क्या करते हैं उसको टोटल कितने, जैसे कि नर्सरी में समझोगे कितने 700 बच्चे हैं, तो इसका मतलब उनकी एज ग्रुप एक के बीच में जाती होगी, समझे, उनकी एज ग्रुप कितनी 4 साल से 6 साल के बीच में जाती होगी, क्योंकि नर्सरी में इतने बच्चे होते हैं। एज इट कैन बी मेजर टू द नियरेस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी ईयर, मंथ, डे, मिनट एंड सेकेंड्स, यानी अपने ईयर के अंदर डिसाइड करेंगे ना एज कैसे होता है ईयर में, दूसरा मंथ के अंदर होता है, फिर डेज के अंदर होता है, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर, इन अ सर्टेन रेंज से फ्रॉम 3 years to 20 years। More precisely, a variable is said to be continuous if it is capable of passing from any given value to the next value by infinitely small gradations। यानी थोड़ो थोड़ो વધારો करिए, ग्रेडेशन એટલે વધારો करो, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाओ और अपने एक में से दूसरे में पास हो जाएंगे, राइट, यानी पास यानी मूव हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कि अगर 0 से 5 उसके अंदर नहीं आते तो 5 से 10 के बीच में आएंगे, और अगर 10 से 15 के बीच में, फिर 15 से 20 के बीच में, तो आगे आगे थोड़े थोड़े आगे ग्रेड करते जाएंगे, ग्रेड आगे आगे बढ़ते जाएंगे, एक में नहीं आते तो दूसरे में आ जाएंगे, दूसरे में नहीं आते तो तीसरे में आ जाएंगे, लेकिन एक रेंज तुमको पता है कि 100 से ज्यादा मार्क्स किसी के हो नहीं सकते, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 100 में से 100। बराबर, तो अगर स्टूडेंट के नंबर बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से अपने गैप बना देंगे। तो अगर कोई भी इंसान 41 में है तो 41 कहाँ पे आएगा, आपको पता है 40 से 50 के बीच में आएगा, तो अगर 61 है तो वो 40 से 50 के बीच में तो नहीं आएगा, तो कब आएगा, 60 से 70 बीच में आएगा। मतलब हम थोड़ा थोड़ा आगे ग्रेडेशन बढ़ा के इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, समझ में आई बात। प्रिसाइसली का मतलब क्लियरली, प्रिसाइसली बार बार आएगा, क्लियरली आता है, और इनफाइनाइटली का मतलब अनंत, जिसका कोई एंड ना हो ना उसको इनफाइनाइट बोलते। तो ग्रेडेशन तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ऑन द अदर हैंड, those variable which cannot take all possible values within a given specified range are termed as discrete यानी discontinuous। यानी हम एक रेंज के अंदर सबको नहीं ला सकते,
हम एक रेंज के अंदर सबको नहीं ला सकते, सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा तुमको। जैसे कि 5 जन हो, 5 जन के मार्क्स अपने को लिखना, क्या क्लास बनाएंगे इसके अंदर? खाली 5 जन के मार्क है, किसी के 75 है, किसी के 85 है, किसी के 93 है, बराबर। सबके अलग अलग मार्क्स है, तो सबके अलग अलग मार्क्स, तो इसके लिए अलग अलग रेंज बनाने की जरूरत नहीं है। 5 जन है तो 5 खाली सीधे सीधे लिख दो। तो हम यहाँ पे कोई ग्रेडेशन नहीं देखते, मतलब आगे बढ़ना नहीं देखते, कोई एक रेंज नहीं देखते, मतलब कोई एक हद के अंदर वो हो वैसा नहीं देखते। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट बोलेंगे। जैसे कि फैमिली साइज, मेंबर्स इन अ फैमिली, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड। अब नंबर ऑफ एक्सीडेंट को कैसे तुम डिफाइन करोगे? एक रेंज में नहीं आते। कोई किसी रोड के ऊपर 1000 एक्सीडेंट भी हुए हो, और किसी रोड के ऊपर 4 एक्सीडेंट भी हो, किसी पे हुए भी ना हो, बराबर है, तो इसको रेंज में नहीं ला सकते तुम कोई भी हफाजाटली कोई भी नंबर आ जाता है उसके अंदर, कोई भी मन में जो आता है वो नंबर, तो अगर गैस करो ने तो वो नंबर भी उसके अंदर से निकल सकता है तुम्हारा। तो मतलब जिसमें नंबर तुमको पता नहीं है कि इसके बीच में जाएगा, जैसे मार्क्स से तो सीधा है कि 0 से 100 के बीच में जो सकते हैं, उसका रेंज तुमको पता है, लेकिन एक्सीडेंट का रेंज तुमको कहाँ पता है? इसी तरह से कितने मेंबर होंगे फैमिली में, इसका रेंज भी तुमको कहाँ पता है? कोई फैमिली में 98 भी हो सकते हैं मेंबर्स, बराबर। कोई फैमिली के अंदर अगर देखो तो 4 मेंबर भी हो सकते हैं, किसी में खाली 2 मेंबर भी, बराबर, किसी में अकेला इंसान। जीरो तो ना हो, फिर फैमिली कहाँ है? जैसे पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड, द नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स पर पेज। अब देखो इस सब के अंदर कोई रेंज नहीं बनेगी तुम्हारी, कोई लिमिट में नहीं आओगे तुम, कितना भी हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक। अगर कोई इंसान हर लाइन में 4 4 5 5 करेगा तो क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है ना? तो जिसमें रेंज में आप फिट नहीं बिठा सकते किसी को, वो डिस्क्रीट है। लेकिन जिसको रेंज के अंदर फिट बिठा सकते हैं वो कंटिन्यूअस है। सिंपल। ओके। तो आप इसको एक बार देख ले, मैं वापस एक बार बोल देता हूँ। देखो पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में अपने क्या देखते हैं? सिर्फ क्वालिटी जिसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं होता है, बराबर। और इसमें आपने देखा कि 2 क्लासेस भी बन सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस भी इसके अंदर बन सकते हैं। फिर क्वांटिटेटिव में आपने देखा जिसको क्वांटिटी में डिस्क्राइब किया जा सकता है। और एक बात और, कि जो क्वालिटेटिव फेनोमेनन है उसको अपने एट्रीब्यूट बोलेंगे, लेकिन जो क्वांटिटेटिव फेनोमेनन है उसकी स्टडी को अपने क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूअस और एक डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस यानी एक रेंज के अंदर जो फिट आ जाता है, ना इससे नीचे जाएगा ना उससे ऊपर जाएगा, हमको पहले से पता हो अगर, तो हम क्या मानेंगे? उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल मानेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई ऐसा वेरिएबल जो एक रेंज के अंदर फिट ना बैठता हो, जिसका कोई भी अपर लिमिट कोई भी हो सकता है और लोअर लिमिट भी कोई भी हो सकता है, तो हम उसको किसी रेंज के अंदर फिट नहीं बिठा सकते, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल बोलेंगे, या तो डिसकंटिन्यूअस। ओके। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, द डेटा आर कैटेगराइज यूजिंग डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अब स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या? रेंज ऑफ मेजरमेंट। नंबर कोई तो आएगा ना, अभी तुम स्केल रखते हो, स्केल का मतलब क्या होता है? तुम किसी चीज को मेजर करते हो तो एक नंबर आएगा कि भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, वो स्केल है, बराबर ना? तो यहाँ पे भी ईच लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइन द वेरियस यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये 4 सबके अलग अलग क्वालिटी है, तो सबको जहां जरूरत है वहीं पे यूज किया जा सकता है, किसी को एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं किया जा सकता। द डेटा कैन बी डिफाइंड एज बीइंग वन फोर ऑफ द 4 स्केल्स। यानी कोई भी डेटा को इस 4 में से कोई भी एक स्केल के अंदर अपने डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें पहले आता है नॉमिनल स्केल, फिर उसके बाद में ऑर्डिनल, फिर उसके बाद में इंटरवल, उसके बाद में रेशियो। अब जो नॉमिनल है ये फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट बोला जाएगा। पहला एमसीक्यू ये रहा, विच वन इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट? तो ये तुम्हारा पहला एमसीक्यू हो गया। नॉमिनल स्केल, also called the categorical variable scale, is defined as a scale used for, underline करो, labeling variables into distinct classification and doesn't involve a quantitative value or order। मतलब जो जैसा आया ना वैसा उसको लिखते जाओ, उसको लेबल करना है। आपको लेबल करना मतलब उसको नाम देना है कि ये इतनी कैटेगरी में, ये वाली कैटेगरी में, ऐसा खाली लिख देना है। इसको क्वांटिटेटिव वैल्यू इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, अपने क्वालिटी इसके अंदर देखते हैं, बराबर। और ये स्केल को अपने चारों में सबसे सिंपलेस्ट मानते हैं। दूसरा एमसीक्यू,
सबसे सिंपल मानेंगे इसके अंदर नॉमिनल वैल्यू को, कैलकुलेशंस डन ऑन दीज वेरिएबल will be futile मतलब useless as there is no numerical value of the options। यानी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी नंबर तो है नहीं, खाली कैटेगरी है कि भाई पढ़ा लिखा, अनपढ़, बराबर नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, ये सब खाली कैटेगरी है, नंबर नहीं है कि कितने लोग इसके अंदर आएंगे। दिस इज द फंडामेंटल of quantitative research and nominal scale is the most fundamental research scale। देखो दूसरा तीसरा एमसीक्यू आ गया तुम्हारे लिए कि सबसे बेसिक, सबसे शुरुआत यहाँ से होती है। the sequence in which subgroups are listed makes no difference as there is no relationship among subgroup। तो जो ग्रुप बनते हैं ना, जैसे आगे अपने ग्रुप बनाए सामने वाले पेज पे, अगर आपने देखा होगा तो देखो ये ग्रुप में सब ग्रुप बनाए तुमने, जैसे मेल और फीमेल में स्मोकर नॉन स्मोकर का दूसरा ग्रुप बना, स्मोकर के अंदर हिंदू नॉन हिंदू का दूसरा ग्रुप बना, खाली ग्रुप बनते हैं इसके अंदर। पर इसमें ये तुम्हारे सामने जो है वो नॉमिनल स्केल है, बराबर नहीं, ये तुमको क्या दे दिया, तुमको खाली बता दिया कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी तो बात नहीं करनी है, नंबर तो है ही नहीं इसके अंदर। और यहाँ पे कई बार अ सब ग्रुप ऑफ नॉमिनल स्केल विद ओनली टू कैटेगरीज, उसको क्या बोलेंगे, डाइकोटोमस, डाई यानी दो, और जिसमें खाली यस या तो नो हो, या मेल या तो फीमेल हो, या एजुकेटेड नॉट एजुकेटेड, या एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो, सिर्फ जो दो आंसर आते हो जिसके अंदर, उसको अपने क्या बोलेंगे, डाइकोटोमस बोलेंगे। ये याद रहे, चौथा एमसीक्यू इसमें से। अब नॉमिनल स्केल डेटा एंड एनालिसिस, देयर आर टू प्राइमरी वेज जिसमें अपने इसको कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब क्या, मैं किसी से सीधा सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैंने सवाल क्या पूछा कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने इतना सवाल पूछा, बात खत्म, बराबर। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन, सामने वाला अपना जवाब देगा, अपना जवाब वो इलाबरेट मतलब लंबा जवाब देगा उसका, कि देखो मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो अलग अलग जवाब देगा, इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है, बराबर ने। द आंसर्स ऑफ विच कैन बी कोडेड टू अ रिस्पेक्टिव नंबर और लेबल्स डिसाइडेड बाय द रिसर्चर। तो इसका आंसर तुमको ऑलरेडी पता है पहले से, कि कोई भी अगर समझो कॉमर्स के अंदर है तो वो या तो बीकॉम होगा, या तो 12th पास होगा, या तो एमकॉम होगा, या तो सीए होगा, या तो दूसरे जो भी फील्ड्स के अंदर है उसने काम किया होगा। तो मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी लेबल पहले से पता है तुमको। द अदर ऑल्टरनेटिव टू कलेक्ट नॉमिनल डेटा इज टू इंक्लूड अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चार अलग अलग चॉइसेस हो, दो अलग अलग चॉइसेस हो, तीन अलग अलग चॉइसेस हो, पर चॉइसेस ऑलरेडी पता है तुमको, बराबर ना। जैसे कि आप समझो कि ऐसा बोलते हैं अपने कि आप कितनी बार मूवी देखने के लिए जाते हो एक महीने के अंदर, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, बराबर। ऐसा लिख सकते हैं कि नॉट अ सिंगल टाइम, 1 to 5 times, मोर देन 5 बट लेस देन 10, मोर देन 10, बस हो गया। ये चार कैटेगरी में से किसी भी एक को सिलेक्ट आपको करना है, राइट। इन बोथ द केसेस द एनालिसिस of gathered data will happen using परसेंटेज और मोड। इसमें क्या यूज करते हैं अपने, अंडरलाइन करो, मोड यूज करते हैं, बहुलक, परसेंटेज या तो मोड यूज करते हैं। यानी जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन आंसर, सबने क्या जवाब दिया, तो ज्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया ना उसी को अपने रिकॉर्ड कर लेंगे। जिस जवाब को सबसे ज्यादा लोगों ने दिया होगा वो हमारे लिए सही है, ऐसा मान लेंगे अपने। It is possible for a single question to have more than one mode, as it is possible for two common favorites can exist in a target population। यानी एक ही जगह पे अगर आपने देखना है तो कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर 1 से 5 और मोर देन 5 को आंसर देने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं, और दोनों अगर समझो 40-40 लोग हैं, तो ये मल्टी मॉडल यानी बाई मॉडल क्लास हो गया, जिसके अंदर एक से ज्यादा यानी एक से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कॉमन में आते हैं, कॉमन कैटेगरी में आते हैं। Now, nominal scale examples. Nominal scale is often used in research surveys and questionnaire, where only variable labels hold significance। ये किसमें खाली अभी खाली लेबल जिसके अंदर बनाना उन्हें, इंफॉर्मेशन बाद में कलेक्ट करनी है उन्हें, ऐसी सब जगह पे ये चलता है नॉमिनल स्केल। फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो, कि विच ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन्स डू यू प्रीफर।
क्या लिखा है, एप्पल नंबर 1 उसको दिया है, सैमसंग को नंबर 2 और वन प्लस को नंबर 3 दिया है। तो इसमें से आपको 1 2 3 ऐसा खाली नंबर लिख देना है। तो ये कैसा हो गया, नॉमिनल डेटा। ये एग्जाम में आएगा, समझे ना, कि ये अगर एग्जाम्पल आपको दिया हो, बताओ कौन सा स्केल इसमें चलेगा, तो इसमें नंबर तो है ही नहीं कोई भी। 4 फोन यूज किए, 5 यूज, ऐसा कुछ नहीं, खाली क्या लिखा है, 1 2 3 नंबर भले लिखा है, पर वो तो खाली कैटेगरी के लिए लिखा है आपने। In this survey question, only the names of the brands are significant. यानी क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए, खाली ब्रांड का नाम इंपॉर्टेंट है। फॉर द रिसर्चर conducting consumer research, there is no need for any specific order for these brands. However, while capturing nominal data, researcher conduct analysis based on associated labels. फिर अपने क्या करेंगे, उसके साथ जुड़े हुए लेबल भी दूसरे होते हैं, बराबर नहीं। जैसे कि अगर अपने बात करें कि यहाँ तो खाली मोबाइल फोन का पूछा है, फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसके साथ एसोसिएटेड लेबल ये हो सकता है कि आप कितने साल में फोन चेंज करते हो। ये भी हो सकता है कि आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हो। ये भी हो सकता है कि आप कितना इंटरनेट यूज करते हो इस फोन के साथ में, राइट। इन द अबव एग्जाम्पल, when a survey respondent selects an Apple as their preferred brand, the data entered and associated label will be one. These help in quantifying and answering the final question. How many, अब हमारा छेला क्वेश्चन क्या होगा, हमारा छेला क्वेश्चन ये होगा कि कितने लोगों ने एप्पल को सिलेक्ट किया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बराबर ने। एंड हाउ मेनी सिलेक्टेड सैमसंग, और कितनों ने वन प्लस को सिलेक्ट किया। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज योर जेंडर, तो मेल या तो फीमेल। तीसरा भी आ सकता है ट्रांसजेंडर। फिर उसके बाद में व्हाट इज योर पॉलिटिकल प्रेफरेंस, तो ये अमेरिकन है, इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिक। अमेरिका में खाली 3 तरीके से इलेक्शन लड़ सकते, या आप रिपब्लिक के कैंडिडेट हो, या आप डेमोक्रेट हो, या इंडिपेंडेंट हो। अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते भी हो ना, तो अगर आप जीत जाओ ना, तो जीतने के बाद आपको डिसाइड करना पड़े तुम डेमोक्रेट के साथ जाओगे कि रिपब्लिकन के साथ जाओगे। यानी ये 2 पार्टी डेमोक्रेसी बोला जाता है, मतलब पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ 2 पार्टी है। अपने यहाँ कैसा है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। रिकॉर्ड की 300 से ज्यादा पार्टी है, बराबर नहीं। कुछ तो रीजनल पार्टीज है, कुछ नेशनल लेवल पे चलती है सब। फिर वेयर डू यू लिव, तो सबर्ब, सिटी से थोड़ा दूर, सिटी में और टाउन में। इन दिस सर्वे क्वेश्चन ओनली द नेम्स ऑफ द ब्रांड्स आर सिग्निफिकेंट फॉर द रिसर्चर कंडक्टिंग कंज्यूमर रिसर्च। देयर इज नो नीड फॉर एनी स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर दीज ब्रांड्स। हाउएवर, व्हाइल कैप्चरिंग नॉमिनल डेटा, रिसर्चर्स कंडक्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन एसोसिएटेड लेबल। ये तो आगे भी अपने देखा, यानी इसमें अपने सिर्फ नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीज इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लास्ट वन फॉर द डे, ऑर्डिनल स्केल है, सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट। डेफिनेशन, ऑर्डिनल स्केल इज डिफाइंड एज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल मेजरमेंट स्केल यूज्ड टू सिंपली डिपिक्ट द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल। ऑर्डर यानी क्रम, पहला कौन सा दूसरा कौन सा, ऐसा याद रखो। मीडियन में ऐसा करते हैं, मध्यस्थ। सबसे पहले अपने उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी चढ़ता क्रम में आपने गोठवी, फिर उसके बाद में अपने उसको फाइंड आउट कर देते, बराबर नहीं। डिपिक्ट द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉट द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। These scales are generally used to depict, depict यानी शो, SHOW, इसको डिपिक्ट को शो बोला जाता है। नॉन मैथमेटिकल आइडियाज सच एज फ्रीक्वेंसी, satisfaction, happiness, a degree of pain, etc. It is straightforward to remember the implementation of these scale as ordinal sounds similar to order, which is exactly the purpose of this scale. अपने खाली ऑर्डर बनाना, बराबर ने। जैसे कि अगर अपने बात करें इसके अंदर कि अगर कोई इंसान सेटिस्फेक्शन का लेवल कितना रखता है, तो या तो वेरी सेटिस्फाइड, समवॉट सेटिस्फाइड, फिर उसके बाद में खाली सेटिस्फाइड, उसके बाद में नॉट सेटिस्फाइड, और हार्डली नहीं, वेरी डिससेटिस्फाइड। ये अलग अलग तुम्हारे ऑर्डर हुए। अब सोचो इसमें सबसे पहला कौन सा रखेंगे, वेरी सेटिस्फाइड वाला रख सकते हैं, या तो नॉट सेटिस्फाइड, बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाइड, वो वाला पहला रख सकते हैं। या तो खराब से धीमे धीमे अच्छी की तरफ आओ, या तो अच्छे से खराब की तरफ जाओ, लेकिन आरा तेरा नहीं रख सकते इसके अंदर, बराबर नहीं। ओके, ordinal scale maintains descriptional qualities along with an order but is void of any origin. Void यानी ना वगर, without,
क्या लिखेंगे उसकी जगह पे, वॉइड याद नहीं रहेगा तो वॉइड की जगह क्या लिखेंगे, विदाउट एंड ओरिजिन। ओरिजिन એટલે શરૂઆત नहीं की मतलब शून्य नहीं होती, जीरो। क्या नहीं होगा इसके अंदर, ओरिजिन यानी जीरो, ओरिजिन ऑफ स्केल। एंड दस डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जीरो से कितना दूर है, जीरो हो तो पता चले ना कितना दूर कितना नजदीक है। डिस्क्रिप्शनल क्वालिटीज इंडिकेट टैगिंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द टैगिंग का मतलब लेबलिंग। टैगिंग लिखा है ना उसका मतलब लेबलिंग, टैग बोलते हैं ना अपने, टैग क्या होता है, लेबल। कपड़े के ऊपर टैग होता है वो प्राइस टैग यानी मतलब लेबल, तो यहाँ पे लेबल टू द नॉमिनल स्केल in addition to which ordinal scale also has a relative position of variables. Origin of this scale is absent due to which there is no fixed start or true zero. कोई फिक्स स्टार्ट नहीं है इसकी, ट्रू जीरो नहीं है। ट्रू जीरो मतलब बेसिक जो जीरो होना चाहिए ना, यानी जीरो नहीं है इसके अंदर, जीरो के बिना ऊपर लिखा है जीरो का ना होना इसके अंदर सबसे बड़ी बात है। और आप क्या लिखते हो इसके अंदर, आप इसमें ना ऑप्शन में जीरो नहीं लिख सकते, डोंट नो नहीं लिख सकते इसके अंदर, समझे कि नहीं। ऑर्डिनल डेटा एंड एनालिसिस, ऑर्डिनल स्केल डेटा कैन बी प्रेजेंट इन टेब्यूलर और ग्राफिकल फॉर्मेट। इसको भी अंडरलाइन करें। टेबल, टेब्यूलर यानी टेबल यानी एक कोष्टक बनाई सकते हैं, यानी ग्राफिकल फॉर्मेट मतलब उसके ऊपर से ग्राफ यानी डायग्राम बना सकते हैं, आलेख बनाई सकते हैं। फॉर अ रिसर्चर टू कंडक्ट कन्वीनियंट एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा, कन्वीनियंट मतलब जो अपने योग्य लागे थे, सूटेबल लिख सकते हो कन्वीनियंट की जगह पे। द एनालिसिस ऑफ गेटेड डेटा विल हैपन यूजिंग परसेंटेज और मीडियन। इसमें क्या यूज करेंगे, उसमें मोड, इसमें क्या आया मीडियन, मैं आगे भी बता चुका। मोड नंबर ऑफ टाइम्स बराबर, और इसके अंदर क्या आता है, पहले असेंडिंग में अरेंज करो, उसके बाद में जो सेंट्रल वैल्यू है उसको यूज करेंगे। अब ऑर्डिनल स्केल में देखो, स्टेटस एट वर्क प्लेस, काम की जगह पे तुमको क्या लगता है, कैसा महसूस होता है वो। टूर्नामेंट टीम रैंकिंग, रैंकिंग में जीरो तो होता ही नहीं है, एक से शुरू होगा ना। सबसे पहली कौन सी टीम है, टॉप पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है ये। फिर ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, एंड यानी अच्छी क्वालिटी। ये अपने मैंगो लेने जाते हैं तो बड़े मैंगो साइड पे कर देते हैं, फिर मिड रेंज वाले उसके बाद में एकदम छोटे छोटे, बराबर। तो ये क्वालिटी उन्होंने ऐसे ही बनाई, तुम्हारे सामने दिख जाता है, इसमें जीरो का है। एंड ऑर्डर ऑफ एग्रीमेंट और सेटिस्फेक्शन, किसी के साथ में एग्री करना, किसी की बात मानना, बराबर नहीं, उसके लिए। तो दीज स्केल्स आर जनरली यूज इन important market research to gather and evaluate relative feedback about product satisfaction, changing perceptions with product upgrade, etc. For example, ordinal scale question such as how satisfied are you with our services? एक तो very satisfied, unsatisfied, फिर दूसरा unsatisfied, फिर neutral मतलब पता नहीं, हाँ या ना, है ठीक है चल जाएगा ऐसा, satisfied, और लास्ट में आता है very satisfied. Here the order of variables is of prime importance and so is the labeling. Order यानी मतलब sequence, क्रम, ये जरूरी है। Very unsatisfied will always be worse than unsatisfied. अब सवाल नहीं है ना, सबसे खराब कौन सा, वेरी अनसेटिस्फाइड, उसके बाद में अनसेटिस्फाइड। तो ये ऑर्डर में रखना है आपको, आरा तेरा नहीं लिखना है। वेरी अनसेटिस्फाइड के बाद में तुम वेरी सेटिस्फाइड लिख दो, उसके बाद में न्यूट्रल लिखो, आरा तेरा ऐसे लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। दिस इज वेयर ऑर्डिनल स्केल इज अ स्टेप अबव नॉमिनल स्केल। द ऑर्डर इज रिलेवेंट टू द रिजल्ट एंड सो इज द नेमिंग, यानी ऑर्डर ज्यादा मायने रखता है और नाम भी ज्यादा मायने रखता है। एनालाइजिंग रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर अलोंग विद द नेम becomes a convenient process फॉर द रिसर्चर। तो ये जो एनालिसिस है ना, जो किसके बेस के ऊपर है, नाम के बेस के ऊपर, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है अपने लिए। इफ दे इंटेंड टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन देन व्हाट दे वुड कलेक्ट यूजिंग नॉमिनल स्केल, दे कैन यूज ऑर्डिनल स्केल। तो अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है नॉमिनल स्केल की कंपैरिजन में, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ऑर्डिनल स्केल यूज करेंगे, राइट। तो ये थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट है तुम्हारा इंटरवल स्केल। कल अपने दो स्केल देखे थे, एक कौन सा था, नॉमिनल, और दूसरा ऑर्डिनल, बराबर। अब ये तुम्हारा इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल इज डिफाइंड, उसकी डेफिनेशन, न्यूमेरिकल स्केल यानी इसमें भी नंबर्स है,
संख्या where the order of the variables is known as well as the difference between these variable। दो चीजें आपको पता होती है, पहले ऑर्डर, ऑर्डर यानी क्रम, पहला कौन सा दूसरा कौन सा ये पता है, और साथ में ये भी पता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस यानी माइनस करो तो दोनों के बीच का तफावत क्या आता है वो भी तुमको पता है। वेरिएबल्स भी जो फैमिलियर, फैमिलियर यानी एक सरखा, कांस्टेंट यानी सतत समान, एंड कंप्यूटेबल यानी जिसको काउंट कर सकते हैं उसको कंप्यूटेबल बोलेंगे, जिसको काउंट कर सकते हो उसको क्या बोलेंगे, अपने कंप्यूटेबल बोलेंगे। डिफरेंसेस आर क्लासिफाइड यूजिंग द इंटरवल स्केल। अब समझो इंटरवल का मतलब क्या, इंटरवल का मतलब अगर 0 से 10 तो गैप कितने की हुई, 10 की हुई, ये इंटरवल हुआ। अपने क्या लिखते थे उसको, क्लास इंटरवल, उसको क्या लिखते थे, क्लास इंटरवल या तो क्लास लेंथ, बराबर ने, वर्ग लंबाई, वर्ग लंबाई जगह ये एग्जैक्टली इंटरवल के बारे में। These scales are effective as the open doors for the statistical analysis of provided data। जितने भी डेटा तुमको है अवेलेबल तो इसके जरिए से तुम हर चीज ढूंढ सकते हो। क्या क्या ढूंढ सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, मध्यक, मध्यस्थ, बहुलक can be used to calculate the central tendency in this scale। The only drawback of this scale is that there is no pre-decided starting point or a true zero value। इसमें भी ओरिजिन कल बताया था मैंने, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल स्केल के अंदर मैंने बताया था कि जिसमें ट्रू वैल्यू जीरो ना होने, यानी जीरो से शुरुआत नहीं होती इसके अंदर, बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले से डिसाइडेड कोई पॉइंट नहीं है और ट्रू जीरो वैल्यू नहीं है। इंटरवल स्केल कंटेन्स, कंटेन्स मतलब समावेश करे છે, લખવું જોઈએ। all the properties of ordinal scale in addition to which it offers the calculation of difference। यानी ऑर्डिनल स्केल तो आज गया इसके अंदर, साथ में डिफरेंस भी आया। तो दो बातें याद रखने की, पहले तो क्या ऑर्डर आता है यानी क्रम, पहला कौन सा दूसरा कौन सा तीसरा कौन सा, यानी इसको तुम एसेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ता क्रम में या तो उतरता क्रम में તમે એને ગોઠવી શકો, पहली बात। दूसरा क्या कर सकते हो, उसको उसको अपने डिफरेंस निकालेंगे, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है तफावत वो अपने निकाल सकते हो। दो चीजें हो गई, तो ये कौन सा हो गया, इंटरवल स्केल हो गया। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्केल इज द इक्विडिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। इक्विडिस्टेंट मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर 40 की गैप है पहले में तो दूसरे में भी 40 की गैप, तीसरे में भी 40 की गैप। देखो फॉर इंस्टेंस 80 डिग्रीज इज ऑलवेज हायर देन 50 डिग्रीज and the difference between these two temperature is the same as the difference between 70 and 40। अगर कोई बोले कि टेम्परेचर 80 डिग्री है, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट बोलते हो इसको, राइट। तो टेम्परेचर अगर 80 डिग्री है तो 50 डिग्री से ज़्यादा हुआ ना, और डिफरेंस कितने का हुआ, 30 का डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में। एग्जैक्टली सेम किसके बारे में बोल सकते हो तुम, देखो 70 और 40 यानी 70 एंड 40 के बारे में बोल सकते हो कि 40 इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, 70 ज़्यादा गर्म होगा, ये बोल सकते हैं। साथ में दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, एग्जैक्टली वही जो ऊपर 80 और 50 के बीच था यानी 30। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सरखा अंतर है। इक्वी डिस्टेंट जो लिखा है तो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो ना, उसको इक्वी डिस्टेंट बोलेंगे। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जीरो इज आर्बिट्ररी बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर डू एक्सिस्ट विच मेक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल स्केल। जीरो की वैल्यू आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी यानी जैसे मन में आता है ना वैसे, आर्बिट्ररी नो मतलब जेम फावे थे એને आर्बिट्ररी કહેવાય, जैसे मन में आए वैसे, हफाजाटली जिसको बोलते हैं, रेंडमली। टेम्परेचर माइनस में भी होता है, फ्रिज में टेम्परेचर -4 डिग्री होता है तभी बर्फ बनती है, जीरो पे बर्फ नहीं बनती, जीरो पे बर्फ पिघलना शुरू करती है, बराबर नहीं। तो यहाँ सेल्सियस या तो फ़ारेनहाइट के अंदर माइनस में भी होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो वन कैन नॉट टेल हाउ मच द टेम्परेचर इज हायर और लोअर। अब अगर कोई ऐसा बोले कि 40 डिग्री इज ट्वाइस हॉट एज डिग्री एज 20 डिग्री आएगा, 20 यहाँ पे बीच में लिख देना जरा प्लीज। यहाँ लिखा है ना 40 डिग्री इज ट्वाइस हॉट
एस 20 डिग्री ऐसा। यहाँ 20 लिख दो बीच में। और -20 डिग्री इज हाफ एज कोल्ड एज 40 डिग्री। -40 डिग्री ये भी नहीं लिख सकते हो तुम, अगर समझो खाली टेम्परेचर की बात करूँ। 40 डिग्री टेम्परेचर और 42 डिग्री टेम्परेचर, दोनों में पागल हो जाए आदमी। 40 डिग्री गर्मी लगेगी, नो डाउट गर्मी लगेगी, लेकिन 42 में तो तुम पागल पागल हो जाओगे, इतनी ज्यादा गर्मी। तुम बोलोगे डबल गर्मी है, पर 2 डिग्री में डबल नहीं होती गर्मी। पर अपने ये बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ ट्रू वैल्यू जीरो की है नहीं, तो कंपेयर किसके साथ करोगे तुम। इसलिए 40 और 42 के बीच में, अभी ये हज पे जब गए थे सब, तो 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। अपने यहाँ 40 है, वहाँ 50 डिग्री। तो 40 और 50 में फर्क कितने का, खाली 10 डिग्री का। लेकिन 40 में इंसान मरता नहीं है, 50 में इंसान मर जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि 50 डिग्री में डबल गर्मी है, कि 10 डिग्री खाली सिर्फ ज्यादा है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि आप जीरो और -1 में देखो, तो जीरो में पानी रहता है और -1 में बर्फ हो जाता है। तो टेम्परेचर कितना गिरा, खाली -1, लेकिन फर्क कितना ज्यादा पड़ गया। तो तुम ये जजमेंट नहीं दे सकते कि 40 डिग्री यानी 20 डिग्री से डबल। ये नहीं बोल सकते टेम्परेचर डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। बराबर नहीं, क्योंकि फील कुछ अलग होता है उसमें। अब इंटरवल स्केल कहाँ यूज होता है, एमसीक्यू है। इज ऑफन चोजन इन रिसर्च केसेस वेयर द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स इज अ मैंडेट। मैंडेट यानी कंपलसरी, फर्जियात, विच कैन नॉट बी अचीव यूजिंग नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। ये हमेशा टेम्परेचर में ऐसा ही होता है। टेम्परेचर जब भी मेजर करेंगे ऐसा ही मेजर करेंगे, रेनफॉल मेजर करेंगे ऐसे ही मेजर करेंगे। बराबर है? अभी क्या बोल रहे हैं कि गुजरात में 24% बारिश कम गिरी है। तो डिफरेंस निकाला तो ही ना, पिछले साल से इस साल का डिफरेंस निकाला तो ही ना। तो जब डिफरेंस निकलेगा, वो स्केल कौन सा होगा, इंटरवल स्केल होगा। इंटरवल स्केल क्वांटिफाइज द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स वेयर एज द अदर टू स्केल्स आर ओनली कैपेबल, अंडरलाइन करो, ऑफ एसोसिएटिंग क्वालिटेटिव वैल्यूज। इसमें क्वांटिटी आती है, इसमें क्वालिटी, बाकी दो में क्या आता है, पहले जो कल देख गए वो इसके अंदर क्वालिटी आती है, इसमें क्वांटिटी आती है सिर्फ। The mean and median values in an ordinal scale can be evaluated, unlike the previous two scales. In statistics, interval scale is frequently used as a numerical value, cannot only be assigned to variable. यानी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती वेरिएबल को, लेकिन कैलकुलेशन जो है ना, वो किया जा सकता है। बराबर ने। अब इंटरवल डेटा एंड एनालिसिस, all the techniques applicable to nominal and ordinal data analysis are applicable to interval data as well. जो भी टेक्निक वहां यूज होती है वो यहाँ पे भी यूज हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दोज टेक्निक्स देर आर अ फ्यू एनालिसिस। देर आर अ फ्यू एनालिसिस analysis methods such as descriptive statistic, correlation, regression analysis। याद है ना, सहसंबंधांक, नियत सहसंबंधांक, कोरिलेशन यानी आर ढूंढते थे, रिग्रेशन में अपने बी एक्स वाई बी वाई एक्स ढूंढते थे, विच इज एक्सटेंसिवली फॉर एनालाइजिंग इंटरवल डेटा। सेकंड यूनिट पूरा वही है, राहत इसी बात की है। सेकंड यूनिट पूरा वही है, कोरिलेशन और रिग्रेशन। बराबर ने। 9 और दूसरे 13, कितने हुए टोटल, 22 सम यूनिट पूरा। कितने, 22 सम्स और यूनिट पूरा। ज्यादा नहीं हो इसके अंदर, इसमें बहुत ज्यादा है। Descriptive statistics is the term given to analysis of numerical data which help to describe or depict and summarize। देखो describe यानी दर्शावू, depict નો मतलब થાય શો કરવું, અને summarize નો मतलब થાય સાર।
numerical data which helps to describe, depict and summarize data in a meaningful manner and it helps in calculation of mean. याद रखो कोई भी पूछे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है तो सिंपल याद रखो मीन मीडियन मोड क्या आएगा, मीन मीडियन और मोड डिस्क्रिप्टिव में आएगा, बराबर ने। मीन यानी एक्स बार मध्यक, मीडियन यानी एम ई लगता था या तो आपने एम लगता था, एनो मतलब था मध्यस्थ मीडियन, और मोड यानी बहुलक जेड लिखते थे इसको तुम। इवन इफ इंटरवल स्केल्स आर अमेजिंग that do not calculate the true zero value which is why the next scale comes into the picture. इसमें true zero नहीं होता है, अगर जीरो नहीं है ना तो ये काम का नहीं है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं रखा जा सकता। अब आगे देखते हैं रेशियो स्केल, ये सबसे बेस्ट है। फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट डेफिनेशन, रेशियो स्केल इज डिफाइंड एज वेरिएबल मेजरमेंट, वेरिएबल यानी बदलाए, जो बदलाए देने वेरिएबल की भाई, चेंजेबल मेजरमेंट स्केल दैट ओनली नॉट ओनली प्रोड्यूसेस द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, मतलब इसमें भी ऑर्डर तो है यानी क्रम तो है, असेंडिंग डिसेंडिंग चढ़ता क्रम में उतरता क्रम में है तो छेज, बट ऑल्सो मेक्स द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स नोन अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रू जीरो। मतलब ऊपर वाली डेफिनेशन सेम टू सेम रिपीट की है पर खाली क्या ऐड कर दिया है, ट्रू जीरो के ऐड कर दिया है। देख लो ऊपर भी ऑर्डर है, यहाँ पे भी ऑर्डर है, ऊपर भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, लेकिन ऊपर ट्रू जीरो नहीं है, यहाँ खाली ट्रू जीरो है। समझ, ऐसे ही याद करो। पहले स्केल में क्या है, पहले स्केल में डिफरेंस नहीं है, खाली क्वालिटी है, क्वांटिटी है ही नहीं उसके अंदर, बराबर। दूसरे स्केल में ऑर्डर है, डिफरेंस नहीं है। तीसरे में ऑर्डर भी और डिफरेंस भी लेकिन ट्रू जीरो नहीं है। और जो चौथा स्केल है लास्ट वन, उसके अंदर अपने क्या देखते हैं, ऑर्डर भी है, डिफरेंस भी है और ट्रू जीरो भी है, सब है। ठीक है, रेशियो स्केल accommodates the characteristic of three other made sorry ऊपर बाकी है ना, it is calculated by assuming that the variables have an option for zero, हर वेरिएबल का जीरो के लिए एक ऑप्शन होता है, यानी जीरो तुम लिख सकते हो उसके अंदर। द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज द सेम एंड देयर इज स्पेसिफिक ऑर्डर बिटवीन द ऑप्शन। यानी इसमें तीन बातें, ऊपर वाले में दो चीजें थी, पहले क्या थी, डिफरेंस सेम रहता है वो भी था और साथ में ऑर्डर भी था, बराबर। लेकिन इसमें क्या आ गया, पहला जो एक्स्ट्रा है वो वेरिएबल को एक ऑप्शन दिया जाता है जो जीरो का ऑप्शन होगा, ये एक्स्ट्रा है। यानी थर्ड और फोर्थ को याद रखना इसलिए आसान क्योंकि थर्ड में ऑर्डर और डिफरेंस आता है, जबकि फोर्थ के अंदर ऑर्डर डिफरेंस और ट्रू जीरो आता है। थर्ड में क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या तो उल्टा गिनो 10th 9 8, ऐसा कोई भी ऑर्डर यानी रैंक दे सकते हो उसके अंदर। डिफरेंस भी उसके अंदर है, इसमें भी डिफरेंस है, उसमें भी इक्वी डिस्टेंट, इसमें भी इक्वी डिस्टेंट, लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्या है, खाली जीरो की वैल्यू, बराबर नहीं। रेशियो स्केल अकोमोडेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री अदर वेरिएबल्स मेजरमेंट स्केल, दैट इज लेबलिंग। पहले स्केल में क्या देखा था कल, जो कल नहीं थे उनके लिए बता दूं, पहले स्केल के अंदर आता है खाली लेबल करना यानी नाम देना किसी वेरिएबल को, यानी कोई कोई वस्तु ने अपने खाली नाम આપીએ, બરાબર। જેમ કે 8મા ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ, 10મા ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા એ નથી લખવાના, ખાલી નામ આપવાના છે, એને લેબલિંગ કહેવાય। तो दैट इज लेबलिंग। और दूसरे में क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर, दूसरे में ऑर्डर आता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने कल भी बताया था, वापस बोल रहा हूँ कि पहला जो है ना, कौन सा, पहला नॉमिनल, तो नॉमिनल के अंदर क्या ढूंढ सकते हो, सिर्फ जेड ढूंढ सकते हो यानी मोड। इसमें क्या ढूंढ सकते हैं अपने, मोड या तो परसेंटेज ढूंढ सकते हैं, दो चीजें। इसके अंदर यानी सेकंड वाले ऑर्डर में अपने क्या ढूंढ सकते हैं, परसेंटेज और मीडियन ढूंढ सकते हैं। और तीसरे वाले में क्या ढूंढ सकते हैं, तीनों तीन, मीन मीडियन मोड, तीनों तीन ढूंढ सकते हैं। और साथ में कोरिलेशन रिग्रेशन भी ढूंढ सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ये जो चौथा वाला है, तो चौथा वाला उसके लिए अपने क्या ढूंढ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, प्रमाणित विचलन અને બીજું શું હતું, વિચરણ એ હતું ને, પ્રમાણિત વિચલન ને વિચરણ, એ તો આપણે શોધી શકીએ। સાથે સાથે આપણે બીજું શું શોધી શકીએ એના અંદર, હાર્મોનિક મીન। આ હાર્મોનિક मीन તમારા સિલેબસમાં નથી, यानी मतलब इसकी खाली थियरी है, सम्स नहीं है, क्योंकि सम मैंने एक फॉर्मूला लिखी थी 2 दिन पहले,
वो फॉर्मूला देख के अपने लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉग देख के करना पड़ेगा वो, और लॉग टेबल अपने को देंगे नहीं वो, और वो सिलेबस में नहीं रखा, इसलिए समझे। Because the existence of the true zero value, the ratio scale does not have negative values. To decide when to use a ratio scale, the researcher must observe whether the variables have all the characteristics of an interval scale along with the presence of absolute zero value. इसमें क्या वैल्यू नहीं होती? नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, एमसीक्यू है तुम्हारा। नेगेटिव वैल्यू किसमें नहीं होती? तो रेशियो स्केल के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि तुम डिफरेंस लिखोगे तो डिफरेंस में क्या लिखोगे? 30 40 डिफरेंस। ऐसा थोड़ी लिखे -40, नहीं। मैं ऐसा बोलूँ 30 और 50 के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 और 50 के बीच में कितना डिफरेंस है? 20। बस हो गया। कोई ऐसा तो -20 नहीं बोलेगा। डिफरेंस तो डिफरेंस होता है, वो हमेशा एब्सोल्यूट नंबर होता है, वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसलिए। अब रेशो डेटा एंड एनालिसिस with the option of true zero, varied inferential and descriptive analysis techniques can be applied to the variables. दो वर्ड आए जो सीधे सर के ऊपर से चले गए। इन्फरेंशियल कल जो थे उनको समझाया था, वापिस बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल में क्या आता है? इन्फरेंस का मतलब जजमेंट लेना, कोई वस्तुनी धारणा करवी એને इन्फरेंशियल કહેવાય, बराबर ने। मैंने क्या देखा कि सब गुलाब लाल होते हैं, तो किसी ने गुलाब की बात की तो दिमाग में क्या इन्फर करता हूं मैं? कि लालच होगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मैंने, किसी ने पूछा, किसी ने मेरे को बोला कि सोनी के सारे टीवी अच्छे आते हैं, तो कोई मेरे साथ में सोनी के टीवी की बात कर रहा है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? वो अच्छा ही होगा। ये इन्फरेंशियल हुआ, कि कोई धारणा बनावी लेवी એને इन्फरेंशियल કહેવાય। जबकि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मतलब पूरा डिस्क्राइब, एसे लिखना, निबंध लखिए ना आपने, तेरा डिस्क्रिप्टिव કહેવાય। एक एक चीज को डिस्क्राइब करना, बराबर। अब मैं किसी को बोलूं कि फलाना इंसान यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है, तो उसको नाम से समझ में नहीं आया, तुमने देखा तो होगा, तुमने को नाम से समझ में नहीं आया, फिर तुमको बताऊं कि भाई वो जिसकी आंखें ऐसी है, बराबर, जो इस तरह के कपड़े पहनता है, जिसकी हाइट ये है, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। समझ में बात आई ना? इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव, मैंने कल भी बोला था, ये बार बार वर्ड यूज होंगे, ये बार बार वर्ड यूज होंगे, राइट। Analysis technique can be applied to the variables. In addition to the fact that the ratio scale does everything that a nominal, ordinal and interval scale can do. यानी वो सब काम करते हैं, नॉमिनल वाला भी, ऑर्डिनल वाला भी और इंटरवल वाला भी। लेकिन साथ में वो एक और चीज क्या करता है? वो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू के एस्टैब्लिश करता है, बराबर ने। रेशियो स्केल प्रोवाइड द मोस्ट डिटेल information as researchers and statisticians can calculate the central tendency using statistical technique such as mean, median, mode and method में क्या आता है? देखो, ज्योमेट्रिक मीन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको सीवी बोलते हैं, सीवी की फॉर्मूला बोलूं? स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन डिवाइडेड बाय मीन यानी मध्यक गुणिया 100। अपने ऐसा 11th में था, इसलिए मैं ज्यादा उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि भूल के होंगे सब। ये 11th में था, सीवी फाइंड आउट करना। इसमें अपने ऐसा बोलते थे कि दो अलग अलग प्लेयर है, बराबर, उसमें से कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट यानी कौन सा ज्यादा भरोसा पात्र है वो ढूंढने का, वो सीवी है, बराबर नहीं। वो मैं तो करूंगा अभी सम उसके, तो तुमको समझ में आता जाएगा वो। अब रेशियो स्केल के एग्जाम्पल कौन कौन से? बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेशियो स्केल आर वेट एंड हाइट। तो अपने पूछते हैं किसी को व्हाट इज योर डॉटर्स करंट हाइट, तो लेस देन 5 फीट, 5 फुट 1 इंच से लेके 5 फुट 5 इंच तक, 6 इंच से लेके 6 फीट, और उसके बाद में 6 फीट से ज्यादा। अब वेट किलोग्राम में कितना, वो भी ऐसे ही आपको एग्जाम्पल खाली है, लेस देन 50 किलोग्राम, 51 टू 70 किलोग्राम, 71 टू 90 और 91 टू 110। ओके, अब ये समरी आपको बताइए, ये टेबल जरा समझ लेना बराबर से, पूरा समझ में आ जाएगा क्या है। देखो, द सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल इज एस्टैब्लिश, सीक्वेंस यानी क्रम, ऑर्डर, तो ऑर्डर किस में है? 3 में, ऑर्डिनल में भी है, इंटरवल में भी है और रेशियो में भी है, तो तीनों में यस लिखा है पर पहले में नहीं है। फिर मोड सब में जा जाता है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? मोड से होती है,
और मोड कौन नॉमिनल करता है? जो नॉमिनल करता है वो ऑर्डिनल भी करता ही है। नॉमिनल में प्लस करो तो ऑर्डिनल आता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों में प्लस करो तो इंटरवल आता है, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल में प्लस करो तो फाइनल क्या आता है? रेशियो आता है। यानी सब आगे बढ़ते हैं ना तो पीछे वाले का प्लस तो करते जा रहे हैं। अब मीडियन किस में आता है? तो ऑर्डिनल में आता है, इंटरवल में आता है, रेशियो में आता है। मीन किस में आता है? खाली इंटरवल में। याद रखो मीन पहले दोनों में नहीं है। ये एमसीक्यू है तुम्हारे सब के सब, जितना भी तुम्हारा टेबल है ना वो सब एमसीक्यू लेके आएगा। पेपर फॉर्मेट वही है, 25 मार्क के एमसीक्यू, 25 मार्क का डिस्क्रिप्टिव। एक क्वेश्चन 13 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 12 मार्क का होगा। 2 क्वेश्चन लिखने के 1 घंटे में, और 75 मिनट्स के अंदर आपको 25 मार्क का पेपर पूरा करने का। दोनों पेपर अलग अलग दिए जाएंगे, बराबर, दोनों पेपर आपको अलग अलग दिए जाएंगे। तो 25 मार्क खाली एमसीक्यू का पेपर पहले कंप्लीट करो, उसके बाद में 25 मार्क का दूसरा पेपर दिया जाएगा। दोनों के मिला के मार्क्स आपको मिलेंगे। 25 में से आपको पासिंग कितने 50 मार्क की अगर आपकी एग्जाम है तो इसमें से आपको पासिंग लाने 18 मार्क्स, 18 मार्क आपको पासिंग है। टोटल 100 मार्क की एग्जाम दोनों मिला दो तो इसमें से 36 मार्क तुम्हारे पासिंग है। 36, 40 नहीं है, पहले 40 होते थे, अभी 36 हो गए। समझे? अब अगर कोई 25 मार्क की एग्जाम दे रहा है तो 25 मार्क की एग्जाम में से 9 मार्क्स पासिंग है, 9 मार्क खाली पासिंग है। यानी दोनों एग्जाम में मिला के तुम्हारे कितने आने चाहिए? 18 आने चाहिए। ये तुम्हारी नई पैटर्न है, 25 + 25 वाली, राइट। लेकिन 4 सब्जेक्ट में 25 50 50 मार्क के पेपर होंगे, 3 सब्जेक्ट में तो खाली 25 मार्क का पेपर होगा। यानी पहली एग्जाम तो खाली एमसीक्यू की होगी 3 पेपर के अंदर। इसमें से पहला है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें अकाउंट पुराने जमाने का कैसा था? महाभारत के जमाने से चालू करने के लिए मेसोपोटेमियम बोलते हैं ना, वहां से शुरू होगा, बराबर। महाभारत आएगा, रामायण के टाइम आएगा, उसके बाद में महाभारत, ये सब भी धीरे 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 उसके बाद में मॉडर्न अकाउंटिंग तक आएगा। पूरा थियरी सब्जेक्ट है जरा भी। और दूसरा है इंग्लिश, माय फेवरेट पर्सनल। एक एक तुम्हारी बुक आएगी, उस बुक को पूरा आपको परचेस कर लेने का, बराबर। पर अगर मेरे पास आ रहे हो तो उसके पैसे भी तुम्हारे बच गए, क्योंकि मैंने क्या किया है, वो बुक को पूरा का पूरा प्रिंट कर लिया, बराबर। और उसी को पेम्पलेट के अंदर मैं आपको दे दूंगा, तुम्हारा काम खत्म। इसमें ग्रामर भी है थोड़ा, और ग्रामर देख के हंसोगे। पता है क्या? AND वाले खाली जगह पूरा। चलो मैं बोल रहा हूँ, देखो तुमको सब जो मेहनत करनी है ना, वो मेन 4 सब्जेक्ट के अंदर करनी है। बाकी के लास्ट के 3 सब्जेक्ट के अंदर तुम छेले दिन पढ़ के जाते हो तो भी तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं, पर छेले दिन पढ़ने का नहीं। ऐसा नहीं सर ने बोला तो अपने ऐसे ही करेंगे। ओके। फिर मीन है, तो मीन इंटरवल और रेशियो में आता है। डिफरेंस इंटरवल रेशियो अभी देखा आपने। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब करेंगे? एडिशन यानी प्लस माइनस कब करोगे तुम? जब डिफरेंस ढूंढोगे तब करोगे ना। और डिफरेंस खाली 2 में है, इंटरवल और रेशियो में। फिर उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सिर्फ रेशियो में होता है, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या? प्रमाण। और प्रमाण कैसे ढूंढते हैं? परसेंटेज में मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 2:3 बेज टर्न करता था ना आपने, ये શું છે? रेशियो, बराबर ने। फिर एब्सोल्यूट जीरो किस में आता है? सिर्फ और सिर्फ, तो सिर्फ 2 चीजें इसमें यूनिक है, एक तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रेशियो में, और एब्सोल्यूट जीरो रेशियो में। देखो फिर नीचे मैंने लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये डायग्राम है ना, कहीं था नहीं, मैंने एडिशनली रखा ही है। ये वाला डायग्राम एकदम आसानी से समझ में आ जाए तो देखो, इसमें नॉमिनल में खाली नाम देते हैं। मैंने बोला लेबल, रजीना क्या बोला मैंने? लेबल करना, खाली नाम देना। बोला 8 में कितने, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, खाली नाम देना, कितने नहीं बोलते, खाली क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं इसके अंदर। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो नाम के साथ में ऑर्डर भी करो, यानी क्रम लगाओ। उसके बाद में और आगे बढ़े, नाम भी है, ऑर्डर भी है, और प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल। इंटरवल यानी डिफरेंस, और डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सब में सेम होना चाहिए। और उसके बाद ऊपर देखो, नाम भी है, ऑर्डर भी है, प्रोपोर्शनेट भी है, और उसके बाद में एब्सोल्यूट जीरो भी है। बोलो ये याद कर लो ने, पूरा का पूरा समरी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ये 2 टेबल याद करो ने तो भी मोर देन इनफ है। और ये तो पूछा गया था और पूछेंगे वापिस। अब देखो ये टाइप्स ऑफ डेटा में आया। क्वालिटेटिव डेटा में नॉमिनल और ऑर्डिनल है, और क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, बराबर। अब आगे देखते हैं।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।